संसद का मानसून सत्र इस बार पूरी तरह से विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मानसून सत्र का ये आखिरी सप्ताह है, 13 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों ही सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित हुई है। पेगासस और कृषि कानून के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और इस कारण दोनों सदनों का कामकाज नहीं हो पा रहा। मंगलवार को राज्यसभा में भारी बवाल हुआ। विपक्ष के सांसदों ने कृषि कानून को लेकर जमकर नारेबाजी की। बवाल इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह रिपोर्टिंग टेबल पर चढ़ गए और रूल बुक फेंक दी। ये तस्वीर यकीनन सदन की गरिमा को तार-तार कर देती है, लेकिन माननीयों को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। सदन में जितना बवाल हो रहा है, उतनी ही सियासत चमकाई जा रही है। जमकर वार पलटवार हो रहा है। सदन में हंगामा बरपा हुआ है। लगातार हो रहे हंगामे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों को एक बार फिर नसीहत दी। ओम बिरला ने कहा कि हंगामा कर रहे सदस्य जनहित के विषय पर चर्चा नहीं चाहते हैं। राज्यसभा में हुए हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि विपक्ष किसानों के मुद्दे पर चर्चा की बात कर रहा था। हम चर्चा करने के लिए तैयार भी थे, हमने समय भी दिया था। उसके बावजूद जब चर्चा की शुरुआत हुई, विपक्ष ने और कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानून काले नहीं है, इनकी नीयत काली है और हमारे प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए, खेती के लिए कई कदम उठाए हैं। विपक्ष को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राज्यसभा में आज विपक्ष ने काले बैंड बांधकर और काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध दर्ज किया। फिलहाल मानसून सत्र जब से शुरू हुआ है, तभी से पेगासस और कृषि कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है। हालांकि सदन में गिने चुने कुछ ही बिल पास हो सके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी शख्स को चुनावी मैदान में उतारती है, तो वो 48 घंटे के भीतर उस राजनीतिक पार्टी को उस शख्स के आपराधिक इतिहास के बारे में जनता को बताना होगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़नी शुरू हो गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव आयोग एक ऐप बनाए जिसके जरिए जनता अपने उम्मीदवारों की जानकारी हासिल कर सके। कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से कहा कि वो अपनी वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर की तरफ एक आइकन बनाकर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जानकारी दी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव में उम्मीदवारों का आपराधिक इतिहास सार्वजनिक करने के आदेश का पालन न करने पर सख्ती दिखाई। अदालत ने बीजेपी और कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहराया। एनसीपी और सीपीएम पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जबकि कांग्रेस, बीजेपी समेत 7 दलों को 1-1 लाख रुपए जुर्माने का आदेश दिया गया। जिन बाकी दलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, वो है लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। कोर्ट ने बहुजन समाज पार्टी को चेतावनी देकर छोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद न सिर्फ केंद्रीय बल्कि राज्य स्तरीय प्रादेशिक पार्टियों के लिए भी अपने प्रत्याशी के चयन के साथ उनके बारे में जुड़ी जानकारी जनता के साथ साझा करना जरूरी हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को अपने फेसबुक, ट्विटर अकाउंट पर भी ये जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सत्ता हासिल करने की जल्दबाजी में तालिबान दहशत की हर हद पार कर रहा है। आलम यह है कि आम अफगानी नागरिक अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। आतंकियों के निशाने पर भारत की संपत्तियां और नागरिक हैं, इसलिए भारत सरकार ने मज़ार शरीफ से अपने दूतावास के अधिकारियों को एयरलिफ्ट करने का फैसला किया है। हालात यह है कि इस वक्त अफगानिस्तान के लगभग 80% हिस्से पर या तो तालिबान का कब्जा है या उसके साथ लड़ाई चल रही है। तालिबान के खौफ से लोग दूर दराज के प्रांतों से भागकर काबुल पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान खुलकर तालिबान की मदद कर रहा है। वो न सिर्फ तालिबानी आतंकियों को अपने यहाँ सुरक्षा देता आया है, बल्कि अफगानिस्तान में लड़ने के लिए हथियार और गोला बारूद भी दे रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आतंकी भी अफगानी सेना के खिलाफ तालिबान की ओर से मैदान में हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने लगभग 22,000 लड़ाके तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान भेजे हैं। तालिबान ने भारत द्वारा बनाए गए दिलराम जरांज हाईवे पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में भारत को अपने भारी भरकम निवेश के डूबने की चिंता सताने लगी है। भारत सुलह की कोशिशों में लगा है, लेकिन रूस जैसे दोस्त की बेरुखी भारत की चिंता बढ़ा रही है। दरअसल अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियों की वजह से रूस से रिश्तों में एक महीन दरार सी आई है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पर रूस भारत की अनदेखी कर रहा है। हालांकि भारत लगातार अफगानिस्तान में शांति और सुलह की कोशिशों में लगा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के महोबा से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को फ्री में एलपीजी कनेक्शन मिलेगा। साथ ही पहला रिफिल और हॉट प्लेट भी मुफ्त में दिया जाएगा।
लॉन्चिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रवासियों को राशन कार्ड या कोई पता प्रमाण पत्र जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए एक स्वयं घोषणा ही प्राप्त मानी जाएगी। उज्ज्वला 2.0 योजना में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है जो पहले पते के प्रमाण के अभाव में इस योजना से वंचित रह गए थे। अब एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए प्रवासी मजदूरों को राहत दी गई है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। बीपीएल परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद इस योजना का विस्तार अप्रैल 2018 में 7 और श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल करने के लिए किया गया। उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल pmuy.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 1 करोड़ महिलाओं के जीवन को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि अब गैस कनेक्शन लेने के लिए एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस कदम से नौकरीशुदा लोगों और प्रवासी मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। यार 4 दिन की छुट्टियां हैं, मनाली घूमने चले? यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो रुक जाइए, हिमाचल घूमने जाने से बचें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लास्ट 13 डेज के अंदर एक्टिव केसेस डबल हो चुके हैं। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि तीसरी लहर का डर अभी भी कायम है, लेकिन इसके बाद भी टूरिस्ट स्पॉट्स पर लोगों की भीड़ देखने को मिल ही रही है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित कई टूरिस्ट स्टेट्स में बड़ी तादाद में ट्रैवलर्स पहुंच रहे हैं। कोरोना नियमों में डील मिलने के बाद इस साल जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में करीब 5 लाख टूरिस्ट देश भर से पहुंचे। इन ट्रैवलर्स का असर अब यहां देखने को शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 13 दिन के अंदर एक्टिव केसेस डबल हो गए हैं। 28 जुलाई को यहां 953 एक्टिव केस थे, जो 9 अगस्त तक बढ़कर 2086 हो गए हैं। यहां अब तक संक्रमण के 2 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 3500 से ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिसको लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने चिंता जताई और कहा कि हिमाचल में संक्रमण के केसेस में काफ़ी ग्रोथ हो रही है। इस मसले पर कैबिनेट बैठक में चर्चा भी की जाएगी। हमें नहीं पता कि आने वाले दिनों में स्थिति कैसी हो जाएगी। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने तीसरी लहर पर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि हिल स्टेशंस पर, मार्केट में लोगों का ये बिना मास्क घूमना और कोरोना प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करना ठीक बात नहीं है। ये चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल तो कुछ लोग सीना तान कर कहते हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं, हमें एंजॉय करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, तीसरी लहर हम लेकर आएंगे। श्रीनगर दौरे पर गए राहुल गांधी ने आज कश्मीरियों से नाता जोड़ा और कहा कि कभी मेरे परिवार के सदस्यों ने भी झेलम का पानी पिया होगा, तो वहीं थोड़ी कश्मीरियत मेरे अंदर भी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहली बार कश्मीर के दौरे पर गए। यहां पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर के बेटे की शादी में हिस्सा लिया। श्रीनगर में नया कांग्रेस भवन तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश की धरती से नाता जोड़ते हुए कहा कि दिल्ली से पहले मेरा परिवार इलाहाबाद में रहता था और इलाहाबाद से पहले यहाँ रहता था। कश्मीरियों से रिश्ता जोड़ते हुए उन्हें साधने की कोशिश के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मेरे परिवार के लोगों ने भी झेलम का पानी पिया होगा, थोड़ी कश्मीरियत मेरे अंदर भी है, यहाँ आकर लगता है घर आ रहा हूँ। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर की ताकत भाईचारा है, जीने का तरीका है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की नींव में कश्मीरियत भी शामिल है। घाटी के लोगों की तारीफ करते हुए राहुल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से आप प्यार से जो करवा सकते हैं वो नफरत और हिंसा से कभी नहीं करवा सकते। संसद में जारी गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने घाटी में लोगों के बीच कहा कि संसद में सरकार हमें बोलने नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि मैं संसद में पेगासस, राफेल, जम्मू कश्मीर, बेरोजगारी पर नहीं बोल सकता। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार सभी संस्थाओं पर अतिक्रमण कर रही है, तो वही मीडिया को भी दबा रही है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश के चलते कई इलाकों में लगातार हादसे भी नज़र आ रहे हैं और हादसों के लिहाज से आज का दिन भी प्रदेश के लिए काफ़ी दुखद भरा रहा। बूंदी, पाली और दौसा के अंदर पानी में डूबने से 7 चिरागों की ज़िंदगी खत्म हो गई।
दौसा में जहां बगलाई गांव में पानी में 3 बच्चे डूब गए, हादसे में तीनों बच्चों की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर पाली से सामने आई, जहां बरसाती पानी में नहाने उतरे 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे जंगल में बकरियां चराने गए थे। हादसा जैतरण के रास गांव के पास हुआ। वहीं हादसे की तीसरी तस्वीर नजर आई बूंदी से, जहां खेत पर भैंस चराते वक्त 2 बच्चे खान में गिर गए। खान में भरे पानी के डूबने से दोनों भाइयों की मौत हो गई। हादसा सदर थाने के इलाके के अस्तौली गाँव में हुआ। बच्चों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस बार अच्छी बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं और इन्हीं नदी नालों के अंदर बच्चे कई बार नहाने के लिए भी उतर जाते हैं। परिजनों को चाहिए कि इस मौसम में बच्चों को नदी नालों में उतरने से रोकें, जिससे कि वो हादसे का शिकार ना हो सकें। बहुचर्चित बावरी देवी के अपहरण हत्या मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज 6 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। ये सभी आरोपी 10 साल बाद जेल से छूटे हैं। इस पूरे मामले में पूर्व मंत्री महिपाल मदेना की याचिका पर फैसला 23 अगस्त के बाद होगा, चूंकि फिलहाल कैंसर के चलते अपना इलाज कराने के चलते वे अंतरिम जमानत पर हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में एक आरोपी परसराम बिश्नोई की पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जब जमानत हो गई, उसको आधार बनाकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जब 7 जनों की याचिका पेश की गई, उस पर 6 पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट न्यायाधीश दिनेश मेहता ने जमानत पर मुक्त करने के आदेश दिए। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बहुत पुराना मामला है। 10 साल पुराने इस मामले में 10 साल तक लगातार आरोपी जेल के अंदर रहे हैं और इस परिस्थिति में जब 6 की जमानत मिली है तो मानकर चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो नज़ीर है उसको देखते हुए और हाईकोर्ट के जो आज आदेश हुए उसको देखते हुए शेष आरोपियों की भी जमानत हो सकती है। लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं, जिनका मुख्य भूमिका रही है सीबीआई की जो एफआईआर और चार्जशीट की बात करें, तो हो सकता है उनके मामले में कानूनी राय लेने के बाद में शायद उनकी जमानत नहीं हो। लेकिन ये सब न्यायालय का अपना विवेक है, अपना विचार, अपने फैसले हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में अब जमानत मिलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाड़ौती अंचल में बाढ़ के हालातों के बीच लगातार दूसरे दिन बारा झालावाड़ संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज बारा से उड़ान भरने के बाद सबसे पहले खानपुर का रुख किया और खानपुर कृषि मंडी में स्थानीय विधायक नरेंद्र नागर के साथ बाढ़ के साथ ही जनता की दूसरी समस्याओं का सुनवाई करने का प्रयास किया। बाद में राजे खानपुर के जैन मंदिर पहुंची और यहां उन्होंने खानपुर कस्बे के साथ ही मंदिर में बीते दिनों हुए जल भराव की जानकारी ली। एक बार फिर से राज्य का हेलीकॉप्टर झालावाड़ जिले में हवाई सर्वे करने के लिए उड़ा और उन्होंने झालावाड़ जिले की बीजेपी विधायकों के साथ पूरे जिले का हवाई सर्वे करने का प्रयास किया और बाद में कहा कि बाढ़ ने जो बर्बादी फैलाई है, ऐसी बर्बादी तो कभी नहीं देखी। बाद में राजे झालावाड़ के डाक बंगले पहुंचे और यहाँ उन्होंने अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालातों को लेकर के एक रिव्यू बैठक भी की। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए राजे ने कहा कि सरकार को इस वक्त फील्ड में जनता के बीच आना चाहिए, 2 महीने तक किसानों के बिजली के बिलों को माफ करना चाहिए और वीसीआर जुर्माना वसूली फिलहाल रोक देनी चाहिए। जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनको राशन सामग्री के किट बांटने चाहिए और लोगों के जिनके घर बाढ़ में नष्ट हो गए हैं उन्हें नया घर बनाने में मदद करनी चाहिए। किसानों के साथ ही व्यापारियों का भी बहुत नुकसान हुआ है, सरकार को व्यापारियों की भी मदद करनी चाहिए। इस दौरान राजे ने कहा कि मुसीबतों के बीच भी झालावाड़ नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। यहाँ पानी बिजली की कोई कमी नहीं है, मुकुंदरा में बाग आ ही रहे हैं और जल्द ही झालावाड़ में एयरपोर्ट भी बनेगा और नया निवेश भी आएगा। बीकानेर में आज का दिन छात्र राजनीति के आक्रोश के नाम पर रहा। दरअसल पहले एनएसयूआई के नेता रामनिवास कुकड़ा की अगुवाई में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में एक पैदल मार्च निकाला गया। इतना ही नहीं, यहाँ पर पुलिस कर्मियों के साथ छात्र नेताओं की तीखी झड़प हुई। दरअसल एनएसयूआई के नेता रामनिवास कुकड़ा सहित अन्य लोग जो मौजूद थे चाहते थे कि वीसी बाहर आकर बात सुने। इन लोगों की मांग थी कि कोरोना के चलते जब परीक्षा नहीं हो रही है तो फीस क्यों नहीं जा रही है, वो फीस यूनिवर्सिटी वापस लौटाएं। इनका तर्क ये भी था कि कोरोना के चलते अभिभावक पहले ही आर्थिक मंदी में हैं और सरकारी कॉलेजेस में ज़्यादातर किसान पिछड़े तबके के छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में इस बात को समझते हुए वीसी ये निर्णय लें। इस बात को लेकर वीसी जब बाहर नहीं आए तो छात्र जबरन अंदर घुसने लगे और ऐसे में वहां पर जमकर हंगामा बरसा, पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत भी आ गई। तो इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी पीछे रहने वाली नहीं थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता मांगीलाल गोदारा की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया गया और इसी तरह की मांग वहां भी रखी गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कोरोना के चलते यूनिवर्सिटी परीक्षा नहीं करा रही है। ऐसे में ये छात्र नेता चाहते हैं कि जहां परीक्षा नहीं हो रही उन कक्षाओं की फीस वापस लौटा दी जाए।